अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रैक्टिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर है, कल आप लोगों ने ओरिएंटेशन ले ली है। उसमें हमने अप्रोच भी अपनी डिस्कस की है। अगेन थोड़ा सा मैं आपको बस ये स्टार्ट करने से पहले वो बात दोबारा करना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में आई कैप का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। पहले भी आई कैप इसको कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करता था, बट काफ़ी चीज़ें उसमें वो ऐसी भी आ जाती थी, रट्टे वाली भी आ जाती थी, क्रैमिंग वाली भी आ जाती थी, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर जाते थे। अब जो है आप रिसेंट टाइम का पेपर देखें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल उसने पूछा है, उसने प्रैक्टिकल चीजें पूछी हैं। तो इसलिए जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी ऑब्वियसली आयद होती है कि वो भी रट्टों की तरफ ना लेकर जाएं, शॉर्टकट्स ना बताएं, जो प्रोसीजर लिख के दे देते हैं कि इनको बस बैठ के याद कर ले, उन चीज़ों से बाहर निकल के वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बताएं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताएं ऑडिट फॉर्म्स में किस तरह होता है, ऑडिट किस तरह से किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई वो भी आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, प्रैक्टिकली पढ़ें चीज़ों को। प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्रैमिंग को जो रट्टे मार मार के करते हैं इसको प्लीज़ छोड़ दें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेकर चलें। इंशाल्लाह यहाँ पर पूरी कोशिश होगी। लास्ट सेशन में भी यही थी कि प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, आप लोगों को सही जो एक्सपोजर है प्रैक्टिस का वो भी दिया जाए, साथ साथ इंशाल्लाह इस बार भी होगी और साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ओरिएंटेशन में मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट के अंदर आपको चीजें आ रही होंगी, लेकिन अगर आपने लिख कर नहीं देखी तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना भी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि साथ साथ जो है हमारे रिटन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सब है। आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, होपफुली आप लोग भी होंगे। मज़ेदार एक सेशन होगा, अच्छा तगड़ा सेशन होगा इंशाल्लाह। टेस्टिंग आप लोगों की अन्यवा होनी है, तकरीबन 30-35 टेस्ट आप लोगों के, जो भी स्केड्यूल आपके साथ शेयर्ड है टेंटेटिव, वो आप लोग देख लीजिए। अब हमारी तरफ से पूरी जान मारी जाएगी आप पे, और आपने बस ये है कि इसका एडवांटेज लेना है, टेस्ट सारे दें, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उसी अप्रोच के साथ पढ़ें, जो जो अप्रोचेस सिखाई जाएंगी उन्हीं को लेकर चलें। इंशाल्लाह जिस तरह का मर्जी पेपर आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलें फिर अब आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है जी हमारा। चैप्टर्स हम तरतीब में पढ़ रहे होंगे जैसे आई कैप की बुक से है। कल आपको बता दिया था कि आई कैप की बुक लेनी है, बहुत जबरदस्त बुक है, इधर उधर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो पास्ट पेपर्स हैं वो अपडेटेड पास्ट पेपर्स आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज भी शेयर कर दिए जाएंगे। जब सेशन एंड होगा तो एक उसका पूरा एक बंडल बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। किसी तरफ और कुछ देखने की आपको नीड नहीं है, सिंपली आई कैप की बुक को पढ़ें, इसी में से टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऑफली ले ली होगी, पीडीएफ अवेलेबल होती है गूगल आप कर लें आई कैप की। तो लेटेस्ट जो है ये आई बिलीव 2023 का एडिशन है, यही वाला अभी भी एप्लीकेबल है, अभी रिसेंटली आई कैप ने बताया। ठीक है, चलो इसको ले लें फिर आगे जी जरा। चैप्टर 1 आज कुछ बेसिक हमने बातें करनी है। लेक्चर को बहुत ज्यादा लेंथी हम नहीं करेंगे, स्टार्ट वाले लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि थोड़े कम लेंथ के हों ताकि आप लोगों को चीजें जो बेसिक है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऑब्वियसली हम बढ़ेंगे। लेक्चर्स आपके 5 डेज होने हैं, आपके पास एम्पल टाइम है अपनी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। 2 डेज हर वीक में आप लोगों के पास फ्री होंगे। स्मार्टली चलना है हमने, कंसेप्चुअली चलना है इंशाल्लाह। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट भाई क्या है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखें, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली ऑडिट का वर्ड सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, अभी अपने साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करें। किसी के माइंड में आ रहा होगा कि यार वेरिफिकेशन करते हैं चीजों की, ठीक है। किसी के माइंड में इसका मतलब आ रहा होगा कि यार शायद कोई हम एग्जामिनेशन करते हैं। किसी के माइंड में आ रहा होगा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई सोचता होगा फ्रॉड पकड़ते हैं। ठीक है, तो हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ है। आप इवन एक बाहर जो ले पर्सन है, मतलब जिसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है अकाउंट्स का, ऑडिट का, आप उससे भी जाके पूछे ना कि ऑडिट क्या है, या ऑडिट का वर्ड ना आप यूज करें, आप उससे किसी और तरह पूछना कि यार फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेडी वाला है, ठीक है, वो अपनी जगह पे किसी और मुलाजिम को छोड़ के चला जाता है घर। तो आप अगर उससे पूछेंगे यार आपको क्या लगता है ये बंदा चोरी तो नहीं करता पैसे, वो कहेगा यार नहीं मुझे नहीं लगता। आपको ये किस तरह नहीं लगता, वो कहेगा यार मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मैं 10 किलो ये चीज लेकर आता हूँ, उसके इतने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, तो मुझे उतने के मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चोरी करता है। अब देखें, बेसिकली वो बंदा भी ऑडिट ही कर रहा है, उसका अपनी तरह का ऑडिट है, वो आइजाज के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक ऑडिट नहीं कर रहा, बट उसको भी पता है कि यार वो कर रहा है। आपको दुकान पे चीज लेने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, आप उसमें भी
वो है ना कि बच्चा बच्चे बेईमान है पाकिस्तान का, ऑब्वियसली इसलिए तो जो रूलर्स हैं वो भी हम में से गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने कल जाके फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना है, किसी ने कुछ बन जाना है, किसी ने कुछ बन जाना है। तो अगर अभी भी आप 2 नंबर हैं तो ऑब्वियसली उधर भी आप 2 नंबर ही रहेंगे। घर से भेजा जाता है कि नहीं आप जाओ बच्चे चीज लेकर आओ, ठीक है। बच्चा क्या करता है उसमें से 2, 4, 5, 10 रुपए, हमारे दौर में हम इतने खाते होते रहे, अब तो शायद 50, 60 रुपए, 100 रुपए खाते होंगे बच्चे, वो बीच में से साइड पे कर लेते हैं। कई बार अम्मा ऑडिट कर लेती हैं, फिर ठीक है, तो वहां पर फिर ऑडिट होता है, उसके बाद चपेड़े भी लगती हैं। तो इसका मतलब है कि हर बंदा कुछ ना कुछ अपने एंगल पे कर रहा होता है। तो ऑडिट का बेसिकली जो मतलब है वो यही है कि यार सिचुएशन को आपने एग्जामिन करना है, सिचुएशन को आपने वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। हम क्योंकि भाई पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईजाज हम पढ़ रहे हैं, आईएसए भी बोल सकते हैं, आईजा भी बोल सकते हैं। आपको इंशाल्लाह स्टैंडर्ड वाइज लेकर चलेंगे, स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग बताएंगे। ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप पता नहीं कोई 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको किसी चीज का कुछ नहीं पता। नहीं भाई, आप लोगों को अकाउंट्स का पता है। आप लोग जब कल जाओगे आर्टिकल्स में जाओगे, पता चलना चाहिए कि बंदा अकाउंट्स कहीं से पढ़ के आया, ऑडिट कहीं से पढ़ के आया, आपकी टर्म्स आपके पास इस तरह क्यों, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहले मेरे से पढ़े हुए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, पता लगे यार अप टू डेट है बंदा, स्टूडेंट है बेशक, सीए का स्टूडेंट है, लेकिन पता होना चाहिए यार, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पता हो उसको, इकोनॉमी का पता हो उसको, अपने सब्जेक्ट्स का पता हो, ठीक है। तो इस तरह वर्डिंग हम यूज करेंगे इंशाल्लाह, और आपको स्टैंडर्ड वाइज ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को हमने देखना है। ये आपकी पूरी जो बुक है ये 19 स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपके साथ मैं स्टैंडर्ड्स की एक मैं बेसिक स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर भी करूंगा, ताकि आप लोग खुद देख भी लें। इस लेवल पर कोई भी आपके साथ वो शेयर करता है, क्योंकि बेसिकली नीड नहीं है उसकी, बट मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो कहाँ से पढ़ाई जा रही है, वो कोई मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ठीक है। जिस तरह अकाउंटिंग का आपने पता है IFRS है, पूरी दुनिया में एक ही तरह के चलते हैं, ठीक है। तो हर जगह में एक ही तरह की एंट्री होती है। तो भाई इसी तरह ऑडिट के प्रोसीजर्स जो है, ऑडिट किस तरह से करना है, ये भी पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। वो क्यों है एक जैसा, क्योंकि वहां पर एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद है, स्टैंडर्ड है, बुक्स लिखी हुई है, ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है। जब आप CFAP 6 में जाएंगे, वहां पर तो ओपन बुक एग्जाम है ऑडिट का, तो आप स्टैंडर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। चलें फिर अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड्स के हवाले से लीगल टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में ऑडिट से क्या मुराद है, अगर हम उसको देखें तो उसकी तरफ हम भी चलते हैं। आगे भी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, वो कह रहे हैं कि ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। ऑफिशियल एग्जामिनेशन से मुराद है कि भाई ऑफिशियली आपको अपॉइंट किया गया है, आप चोरी चुकारी से नहीं किसी के चीजें उठाकर उसको ऑडिट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नहीं, आपको ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है। यू हैव बीन हायर्ड बाय द कंपनी टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए हायर किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो भाई आप अकाउंट्स को देखते हैं, अकाउंट्स का आप लोगों को ऑब्वियसली पता है, अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं। और आप लोग में से मोस्टली कैप 7 भी पढ़ चुके होंगे, कंपनी लॉ पढ़ चुके होंगे, वहां पर भी आपने अकाउंट्स की डेफिनेशन देखी है कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिकली कहा जा रहा होता है, या अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। बेसिकली देखें, सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि भाईजान, एग्जामिनेशन है आपके अकाउंट्स की या अकाउंटिंग सिस्टम की ऑडिटर की तरफ से। एग्जामिन से मुराद क्या है, एग्जामिन से मुराद टेस्ट करना होता है ना, उसको देखना कि भाई क्या इट इज एज पर स्टैंडर्ड्स और नॉट, बस ये देखना है, ठीक है। आप लोगों के पेपर होते हैं तो एग्जामिन ही आपको करता है ना, वो किस तरह कर रहा होता है, भाई इस बंदे ने जो जवाब लिखा है क्या ये बुक के अकॉर्डिंग है या नहीं है, सिंपल। तो ऑडिटर क्या करता है कि सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसने बनाई हैं, क्या ये IFRS के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, सिंपल ऐसा है। तो इस तरह से उस चीज को देखा जा रहा होता है वहां पर, ठीक है। तो आगे, व्हेन ऑडिटर एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी, व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, भाई वो क्या देख रहा होता है। तो सर जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। बात को अब समझने की कोशिश कर लेंगे। क्या वो कह रहा है, वो कहता है कि जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका ऑडिट का बुनियादी पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही बनी है कि नहीं बनी। सही से मुराद अब क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे आप लोगों ने IFRS 15 पढ़ा होगा, रेवेन्यू, ठीक है। IFRS 15 क्या कहता है कि रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड
व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, यही कहता है ना कि भाई जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुके हों, ये तो पढ़ा ही हुआ है ना, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, मैं पुरानी लेकर चलूंगा जो आप लोगों को आती है। अकाउंटिंग मतलब IFRS आपको क्या कह रहा है FS 15 कि सर आपने रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हों अगली पार्टी को, यही कहता है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, एक कोई अमाउंट थी, सिचुएशन उस अमाउंट की ये थी, सर्कमस्टांसेस ये थे कि किसी कस्टमर ने चीज खरीदी है और एंटिटी को कहा है कि भाई मैं इसको लेके जा रहा हूं, आगे मैं इसको बेचूंगा, जब तक ये नहीं बिकती मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। बात आ रही समझ? देखें ये है ये कंपनी ए, इसने कंपनी बी को कोई चीज दी है, पुरानी बातें कर रहा हूं, कोई अभी नहीं है। कंपनी ए ने कंपनी बी को कोई चीज डिलीवर कर दी है, क्या किया जी? डिलीवर कर दी है चीज, ठीक है। कंपनी बी ने कंपनी ए को कहा कि सर मैं आपको इसके पैसे तब दूंगा अगर मैं आगे किसी कस्टमर को सेल कर देता हूं, जब तक ये कस्टमर को सेल नहीं होगी मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अगर कस्टमर को सेल ना हुई फलां डेट तक, कोई डेट है, अगर 1 महीने में सेल ना हुई तो यही वाली चीज उठा के मैं आपको वापस कर दूंगा। तो यहां पर आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं, बड़े अच्छे टीचर से पढ़ी होगी आपने, तो बताएं जी कि क्या यहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है कंपनी ए या नहीं कर सकती? छोड़ लें थोड़ा सा, तो आप लोगों का ऑब्वियसली जवाब होगा कि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई इस केस में क्या होगा, कंपनी ए ने कंपनी बी को चीज तो डिलीवर कर दी है, मतलब रिवॉर्ड्स तो जा चुके हैं, वो इस चीज को यूज कर सकती है, आगे भेज सकती है, बट रिस्क डिलीवर नहीं हुआ अभी तक, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ। रिस्क तो इसी का ही है, अगर ये चीज नहीं बिकती तो नुकसान किसका है? इसका है। इसका मतलब है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो इट मींस दैट रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर IFRS 15, सिंपल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, कंपनी ए ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है इस अमाउंट से, ऑडिटर साहब ऑडिट कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये वाली अमाउंट तो ये सीन है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, एग्जामिन किए, उसके सामने ये चीज आई कि सर ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है इसके अगेंस्ट IFRS 15 की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हुई, तो उसने सिंपल कह दिया कि भाईजान आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये जो अमाउंट है ये AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बनी, ये वाली अमाउंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि IFRS 15 कुछ और कह रहा है, आप किसी और तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसे ही है, गल आ रही समझ कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई ये सिंपल, इसको हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आएगी, टर्म्स मैं पहले से यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो सारे समझ आ रहे हैं, कोई ऐसी टर्म नहीं होगी जिसका आपको नहीं पता। इसको बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? मिस स्टेटमेंट। हम कंपनी को कहेंगे कि भाईजान आपने की है मिस स्टेटमेंट, आपने गलत चीज यहां पे लिखी हुई है, आपने इसको रेवेन्यू लिखा हुआ है, ऑल्दो एज पर IFRS 15 इट इज नॉट योर रेवेन्यू बिकॉज द रिस्क हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्टी। बात आएगी समझ? ठीक है, इसको हम मिस स्टेटमेंट कर लेंगे। अच्छा, अब वैसे तो हमने चैप्टर 14 में जाके, मतलब लास्ट पे जाके रिपोर्ट पढ़नी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ठीक है, हमने एंड पे पढ़ना है, लेकिन हल्का सा मैं आपको अभी यहाँ पे उसको बता देता हूँ कि रिपोर्ट है क्या। देखिए ऑडिटर साहब जो हैं, ऑडिटर साहब ने बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख कर ही देना ना कि यार ये जो मैं चाह रहा था देखना, एग्जामिन करना, whether the financial statements have been prepared in accordance with the AFRF or not, और ये देखना चाह रहा था ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही 5 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स, और एक कंपैरेटिव्स। आपको पता है अगर पहला साल गुजर चुका है तो आपने बाद में कंपैरेटिव भी देने होते हैं, IAS 1 में आपने पढ़ा होगा। तो भाई ऑडिटर का काम क्या था, तो उसने यही बताना था कि सर ये जो पूरा पलंदा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बना है कि नहीं बना। अभी फिलहाल आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ लें कि मैं IFRS को AFRF बोल रहा हूं फिलहाल, ठीक है, मैं अभी बताता हूं क्या। अगर वो नहीं बने उसके अकॉर्डिंग तो भाई इसको कहा जाता है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि भाई उधर कुछ और है, इधर आप किसी और तरह ट्रीट कर रहे हो, उधर कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी है, इधर आप किसी और तरह ट्रीट कर रहे हो।
बात आ रही है समझ? उधर आपको वो कह रहा है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी स्टैंडर्ड का नाम ले लें, आप IS 16 तो पढ़ा है, सबने अच्छे से पढ़ा है मेरे ख्याल में, बचपन से पढ़ रहे हैं। IS इंट्रो में भी है, PRC में IS 16 वगैरह, तो उधर से भी आप लोग देख रहे हैं इसको, तो पता ही होगा इसका थोड़ा। उसकी अगर बात कर लें, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जी फेयर वैल्यू होती है, आप फेयर वैल्यू में उसको लेके आ सकते हो, ठीक है, एसेट्स को। लेकिन वो वहां पे कहते हैं पूरी क्लास ऑफ एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आना है। मिसाल के तौर पे आपकी 5 बिल्डिंग्स है, कंपनी कितनी बिल्डिंग्स है? 5 बिल्डिंग्स हैं, बट कंपनी क्या करती है, 3 बिल्डिंग्स को फेयर वैल्यू पे ले आती है, फेयर वैल्यू सरप्लस भी आ जाता है, 2 बिल्डिंग्स को फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आती। IS 16 बीच में आ जाएगा कोई ना, वो कहेगा कि भाईजान मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि अगर आपने फेयर वैल्यूएशन करनी है तो क्लास ऑफ एसेट्स की करो, पूरे के पूरे 5 की 5 बिल्डिंग की करो, 3 की नहीं करनी, या फिर ना करो, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी कंपनी ने ये हरकत की है, 3 की है, 2 की नहीं की। इट इज द डिपार्चर फ्रॉम IS 16। डिपार्चर से मुराद क्या है कि आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ऑडिटर फौरन खड़ा हो जाएगा वहां पे कंपनी के सामने, ठीक है। ऑडिटर साहब क्या कहेंगे कि भाई साहब आप IS 16 की वायलेशन कर रहे हो, आप डिपार्चर कर रहे हो IS 16 से, ये गलत है। उसको समझाएगा कंपनी को। अगर कंपनी समझ गई कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, किसी वजह से वो 2 बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन नहीं हो पाई, तो ऐसे करते हैं बाकी 3 को भी अभी कॉस्ट पे करते हैं। वेल एंड गुड, बड़ी जबरदस्त बात है। हम वहां पर देखिए तंग करने नहीं गए किसी को, हमने गन पॉइंट पे नहीं उनसे करवाना कि भाई करो ही करो, करो ही करो। हमने उनको एक सजेस्ट करना है कि भाई दिस इज द स्टेटमेंट, आप इसको प्लीज सही कर लें। अगर नहीं सही करेंगे तो क्या होगा, हम आगे जाके हम पढ़ेंगे ISA 705। हम ISA 705 ISA 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। हम बता देंगे सबको कि सर आप ये हरकत गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्वालिफिकेशन बोला जाता है। हम सबको बता देंगे कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब मान लें बात, कई बार क्या होता है, छोटी मोटी चीजें होती है ना, तो कंपनी मान लेती है। कई बार एरर भी तो होते हैं ना। देखिए मिस स्टेटमेंट जो है, गलती है, वो जरूरी नहीं है कि जानबूझकर ही की जाएगा। जानबूझ के की जा रही है, दिस इज फ्रॉड। बट इफ इट इज अनइंटेंशनल तो फिर ये मिस्टेक है, एरर है। हो सकता है कि कंपनी को पता ही ना हो इस ट्रीटमेंट का, कंपनी को उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आइडिया ही ना हो, ठीक है। तो वो आपकी बात मान भी दे, तो हमेशा जो आप ऑब्जर्व करोगे, हमेशा वो चीज लाजमी नहीं है कि वो रिपोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो। अभी बीच में बातचीत भी होनी होती है, और एक और तरह की भी बातचीत करते हैं कुछ लोग, ठीक है। जब ज्यादा मसले निकलने लग जाते हैं फिर एक और बातचीत भी की जाती है, तो मसाइल हल हो जाते हैं पाकिस्तान में एटलीस्ट। लेकिन आपने वो उस तरह नहीं करना, ना हम करते हैं, सही है। तो भाई ये सिलसिला है। गल आ रही है कि समझे नहीं, क्या अभी तक बात की है। ऑडिटर साहब का काम ये है कि सर हम आए हैं आपकी कंपनी में, अब आपके माइंड में अभी तक ये क्वेश्चन आ भी गया होगा और शायद आप लोग पूछना भी चाह रहे होंगे। तो ऐसे ये है कि जैसे माइंड में फौरन आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। लेक्चर तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं व्हाट्सएप तो आपको पता देख लेता हूँ फौरन, तो आप कर सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन क्या होगा यार, किसने बुलाया है ऑडिटर को कि ऑडिट करो आके, ठीक है। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। वैसे आप लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा कैप 7 में कि AGM के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। AGM क्या होती है? जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, सिंपल। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ऑडिटर को। डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि सर ये वाला ऑडिटर है, उसकी कंसेंट लेकर, उसकी मर्जी लेकर डॉक्यूमेंट पे कि इसको जरा अपॉइंट कर लें, ठीक है। मेंबर्स को अगर मुनासिब लगे तो उसको अपॉइंट कर लेते हैं। टू डू व्हाट? टू डू द ऑडिट ऑफ द कंपनी। ऑडिट ऑफ द कंपनी हम क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो जिम्मेदारी है, ये भी मैं आपको पहले कैप 7 में लेके जा रहा हूं। आप लोग पेपर दे के आए हैं और आपने सोचा होगा इसका ताल्लुक ही अब कोई नहीं है, पढ़ना ही कोई नहीं है इसको, ये वो। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए चीजें जरूरी हैं। आपने पढ़ी होगी, एक चीज याद होगी, वैसे इजी सी थी। हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करता है, उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? तो आपको कॉमन सेंस है कि जिस चीज के ऊपर जिस बंदे के साइन होंगे जिम्मेदार वही होता है ना, सिंपल है बात। किसके साइन होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी के केस में CEO, डायरेक्टर एंड CFO, 3 बंदों के होते हैं। मतलब ये 3 बंदे फंस जाएंगे, सर आपकी जिम्मेदारी है, आपने बनाया ना, तभी तो साइन किए। और अदर देन लिस्टेड कंपनी के सिंपल एक CEO और एक डायरेक्टर। पढ़ा हुआ ना, कोई नई चीज नहीं है। लिंक बस मैं आपको करवा के वो चीज लेके चल रहा हूं कि देखें, मेंबर्स जो हैं
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर, उनके प्रपोजल पर ऑडिटर्स को हायर करते हैं। हो भी सकता है कि डायरेक्टर्स ने फलां बंदे का नाम लिया, वो मेंबर्स ने नहीं हायर किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मतलब है कि उनके कहने पर इन्होंने हायर किया। टू डू व्हाट? टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑथेंटिकेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप ये कह सकते हो। क्योंकि देखिए एक भी डायरेक्टर अगर कर रहा है तो हमें पता है, ये भी हमने कैप 7 में पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, कि अगर एक डायरेक्टर कोई चीज कर रहा है, बाकी डायरेक्टर ये नहीं कह सकते भाई मैं मुक्त हूं इससे, मैं तो नहीं इसकी जिम्मेदारी लेता। भाई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो, आपकी भी जिम्मेदारी है ऑब्वियसली इस चीज की। तो कानून ने कह दिया ना कि भाई कोई भी एक डायरेक्टर, आपके 10 डायरेक्टर, आप 10 के 10 थोड़ी साइन कर दे रहेंगे आप पेज के ऊपर। कानून ने कहा भाई कोई भी एक डायरेक्टर, कोई भी सीईओ तो एक ही होता है वैसे, वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा। तो इसका मतलब है कि इफ it's authenticated by one director and a CEO, it means that the financial statements have been authenticated by the board of directors। सही है? तो ये सिंपल सी बात है। तो भाई यहां से एक और बात अखज हो चुकी है हमारी, जो कि आगे जाके हमें पढ़नी भी है। रिपोर्ट के अंदर हम मोटा मोटा करके लिखते भी हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, 3-4 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट आम रिपोर्ट होती है जिसके अंदर कोई गलती ना हो। आपको मैं दिखाऊंगा, असल वाली रिपोर्ट भी दूंगा आपको इंशाल्लाह सारे जहां जहां पर नीड है असल वाले प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स की वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आपकी मजीद मतलब क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। सिर्फ ये नहीं कि हवा के अंदर प्रोसीजर बन रहे हैं, रिपोर्टें कुछ किसी तरह की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ साथ आप लोगों को चीजें इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में जो चीज आपने प्रैक्टिकली देखी हो ना, वो बोलती नहीं है बंदे को। मेरा तो एटलीस्ट यही है। तो मेरे ख्याल में आप लोग मेरे से तो ज़हीन है या नहीं है, लेकिन एक और चीज में तो आगे हैं, तो आप लोगों को भी नहीं इंशाल्लाह बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि आमतौर पे एक रिपोर्ट है उसको बोला जाता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। जब क्यों बोला जाता है, जब टाइम आएगा उस पर पढ़ेंगे। अनमॉडिफाइड आप उसको कह रहे हैं साफ रिपोर्ट, आम बंदे की लैंग्वेज में। साफ रिपोर्ट से मुराद है कोई गलती नहीं है, सब कुछ ओके। दिस इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। आम ले पर्सन की लैंग्वेज में क्लीन रिपोर्ट। ये भी कम से कम 3 पेजेस की है, और ये भी हम हर बंदा अलग अलग नहीं बनाता। किसी भी ऑडिट फर्म की उठा के देखेंगे, बिग 4 में से किसी की देख लें, शहबाज नारायण को भी देख लें, सेम रिपोर्ट, एक एक वर्डिंग सेम है, एक एक लफ्ज, एक एक डॉट सेम है। क्यों सेम है भाई? देखें ये अब मेरे ख्याल में आप लोग इतना पढ़ के आ गए यहाँ पर, आप लोगों के सेंस आ गई होगी कि अगर सेम चीज हो रही है हर जगह पे, तो इसका मतलब कोई ना कोई बंदा रेगुलेट कर रहा है ना उसको, वो नहीं करने दे रहा डिफरेंट। ऐसे ही है ना, कोई तो कह रहा है ना कि भाई इसी तरह ही करनी है, इसलिए तो सारे उस तरह कर रहे हैं। तो भाई वो भी एक है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, उनके मुताबिक वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है कि आपने यही वाला फॉर्मेट यूज करना। वो पढ़ेंगे भी चैप्टर 14 में, लेकिन मैं आपको उससे पहले वो दिखाऊंगा भी असल में वो क्या है, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर इस तरह चीजें चली जाती, वहां पर आप अगर सब कुछ ओके तो सिंपल लिख देंगे कि भाईजान ओके सब कुछ। फिलहाल इस तरह की वर्डिंग सुन लें, टेक्निकल पे बाद में देखेंगे। बात आ रही है कोई समझ या नहीं? लिंक आ रहा है समझ या नहीं? कैप 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं। ये अभी भी पढ़ लेंगे, फजूल सी बातें हैं, मतलब पता है पहले। डायरेक्टर्स एजेंट होते हैं जी मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किया होता है, तो इसका मतलब है कि उनका क्या फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। पढ़ी हुई ना सारी बातें कि भाई 10,000 अगर मेंबर है, उन्होंने 5-7 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए हुए हैं, सही है। तो अब वो मेंबर्स चाहते हैं यार हम देखें भी तो सही ना कि डायरेक्टर्स के पास हमारा पैसा है, इन्वेस्ट तो हमने किया हुआ है, तो क्या सही तरह यूज भी करेंगे नहीं। तो भाई इसीलिए ये तो वो मतलब है उसका, अगर आप उसको वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फायदा क्या है मेंबर्स को, इसलिए ऑडिट करवाया जाता है। दूसरा है कि भाई क्या है, रिक्वायरमेंट है। आपने कैप 7 में कंपनी लॉ में पढ़ा था चैप्टर 10 के अंदर, ठीक है, या 11 है आई गेस अकाउंट्स वाला, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ऑडिट करवाना के लिए जरूरी है। तो भाई ये शौकिया इधर जो पाकिस्तान में 95% कंपनी है, शायद थोड़ी ज्यादा, वो वॉलंटरीली ऑडिट नहीं करवा रही, उनको दिल नहीं है कि हमें बड़ा कुछ अच्छा नजर आए। भाई दे आर रिक्वायर्ड टू डू सो, उनको कानून छड़ी से कहता है कि भाई करवाओ। हमने पढ़ा हुआ एक प्राइवेट कंपनी जिसका 1 मिलियन तक पेड ऑफ कैपिटल है, वो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, उसको एग्जाम्प्ट है। ये पढ़ा हुआ है ना कि वो ऑडिट ना भी करवाए, बाकी हर बंदी हर कंपनी ने करवाना होता है ऑडिट। इनकी इसलिए मजबूरी बनती है, तो इसलिए हम इस ऑडिट को, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आगे करता है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी किससे मुराद क्या? कानूनी ऑडिट, जो कानूनी तौर पे रिक्वायर्ड है। वो गल आ रही है समझिए नहीं? बातें हजम हो रही हैं या नहीं हो रही? अभी तक हमने क्या बात की? अभी शायद बोर भी हो जाए बीच में कि यार कि इस बात कोई गल लगा है, कोई गल लगा है।
लेकिन भाई इट इज नेसेसरी, सही है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीजें आप फर्स्ट टाइम एवर सुन रहे हैं। देखिए अकाउंटिंग आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंट्रो पढ़ी है, R1 पढ़ी है, R2 पढ़ी है, बात आ रही है इसमें। मेन सब्जेक्ट वही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट मेन है, और ऑडिटर भी आप होते हैं तो ऑडिटर मेन है। बात है कि वो आपको लुक में दे देगा थोड़ा 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 है, पहले आपको वो दूध पे लगाया, फिर सिरलैक पे लगाया, फिर आपको जाके थोड़ी ठोस गजा देनी स्टार्ट की, और ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं आगे। अकाउंटिंग के कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? 4 हैं, ठीक है, इंट्रो, R1, R2 और ऊपर जाके एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही है। ऑडिट में वो क्या करता है, बब्बर शेयर सब्जेक्ट है लेकिन वो आपको फेंक देता है इसके सामने एक ही बार, पहले कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, एक ही बार फेंकता है, प्रीमियम लेवल पे फेंकता है, कैफ 8 कहता है लैब कर ऑडिट। ऊपर जाओगे एंड पे CFAP 6, 2 बार पढ़ना है आपने। इसलिए स्टार्ट में क्या होता है, आपको हो सकता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर इश्यूज आए, लेकिन मैं आपका भाई अवेलेबल है हर तरह से, जब जब आपको मसाइल हो आपने पूछना है, इंशाल्लाह चीजों को क्लियर करके चलेंगे। कोशिश होगी क्लास में हो जाए क्लियर, नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, आफ्टर क्लास भी हमारी क्लास ही है, ठीक है। कोई वो सॉन्ग था, पता नहीं कौन सा, आफ्टर पार्टी, हाँ वो आफ्टर पार्टी घर के अंदर है, तो वो वाला सीन, पता नहीं उसकी क्या लाइन थी। तो इसलिए हम थोड़ा खींच रहे हैं चीज को, फिलहाल बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिवाइज करके चले ताकि आपको बात मुद्दा समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुद्दा भाई क्या है कि मेंबर्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर्स को, ये मैं वो बात कर रहा हूं कानून से हटके, मेंबर्स का दिल किया कि यार हम ऑडिट करवाएं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेंबर्स बड़ा वैल्यू एडिशन चाह रहे थे, मेंबर्स वाकई अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे अपने डायरेक्टर्स की। उन्होंने क्या किया, ऑडिटर को हायर किया कि भाईजान आओ आगे जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के मुताबिक बनी है, एंड व्हाट इज AFRF एज ऑफ नाउ, अभी तक जो हमें पता है उसका क्या मतलब है, IFRS को हम बोल रहे हैं। आगे जाके ये भी गेम चेंज होगा, नहीं अभी आगे नहीं जाना, थोड़ी 2-3 मिनट बाद गेम चेंज कर दूंगा फिलहाल था, क्योंकि आपको पता है IFRS का, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जरा चेक करते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी IFRS के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और हमें जरा रिपोर्ट कर दे। एक तो ये रीजन थी ऑडिट की, और दूसरी रीजन क्या है, कानून आ गया बीच में, कंपनी एक्ट 27, उसने कहा कि भाईजान हर कंपनी सिवाय ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, उसके अलावा हर कंपनी ने क्या करना है, ऑडिट करवाना है, ठीक है। नीड फील हो गई है, ऑब्जेक्टिव समझ आ गए। अब आगे जरा चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारी कितनी होती है, मैं वैसे बस आपको पता है व्हाइट बोर्ड में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं उसका भी यूज करना चाह रहा हूं। SOF स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट था। इंटरेस्टिंगली आप लोगों को पता है कि अब पुराने नाम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। देखें हम लोग जो हैं वी आर नॉट क्रिएटिव, सिंपल बात है, हम क्रिएटिव पीपल नहीं है। वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। देखें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके मेन उसके काम क्या है, उसके काम या अकाउंट मतलब CFO वगैरह लग गया, वो अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट्स भी भाई IFRS आ जाते हैं बीच में कि इसके मुताबिक करो। अगर वो ऑडिटर है तो फिर भी वो अपना कुछ करने लगता है, वो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं काका, ISA है हमारे पास, वो काकी भी हो सकती है वैसे, आइजाज है हमारे पास, ठीक है, इनके मुताबिक चलो। वो बेचारा टैक्स की प्रैक्टिस करने लगता है बीच में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आता है, तो इसका मतलब है कि जो बाय प्रोफेशन वी आर नॉट क्रिएटिव्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीजें से हम क्रिएटिविटी लेके भी आ सकते हैं, बट जो मेन हमारी 3 फील्ड्स हैं, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, वी आर नॉट क्रिएटिव इन दैट, वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो भाई स्टैंडर्ड्स अगर कह रहे हैं कि इसका नाम आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, वी कैन नॉट राइट बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट नहीं लिख सकते इसको, तो अगर कोई टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो सबको पता ही होता है, वो बैलेंस शीट तो नहीं वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि देखें ये चीजें जब आप बोलते हो ना तो वही स्टूडेंट्स के अंदर जानी होती हैं और वही चल चलता रहता है, ठीक है। अपडेटेड टर्म्स यूज करनी चाहिए, इसका मतलब आप खुद भी अप टू डेट है। SOFPS स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर एक और हमारी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको बोल लो। अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है तो देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बन जाती है, सिंपल, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। में पूरे नहीं लिखना, मेरे ख्याल में पता ही है ना क्या इसको पूरा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज
देन हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देन हमारे पास आ जाते हैं इन्हीं के नोट्स। नोट्स का भी आप लोगों को ऑब्वियसली अभी पता लग गया होगा, R1 या R2 पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, नोट्स का पता ही होगा ना। नोट्स में भी चलो कम से कम IAS 16 का स्केड्यूल तो बनाया ही हो ना एसेट्स का, फिक्स एसेट स्केड्यूल, वो नोट ही है। नोट्स में आ गया कि भाई हम इन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिटेल में चीजें नहीं लिख सकते, इनमें वन लाइनर आते हैं, ठीक है। कैश इन बैंक, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, पेएबल्स टू फलान, ये इस तरह एक लाइन आ रही होती है, लेकिन उसकी डिटेल पेएबल होता है 50 लोगों से पेएबल हो तो वो आप नोट्स में लिखेंगे, पता है मेरे ख्याल में, ये कोई नई बात नहीं। और एक चीज भाई कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी जो है उसका एक साल से ऊपर हो चुका है तो अब अगले साल का के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं तो पिछले साल की कंपैरेटिव भी वो वही वाली फिगर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये होपफुली वैसे मुझे होप ही करनी चाहिए, आप लोगों को पता होगा कि आपने कहां पर ये पढ़ी हैं टर्म्स कि ये नाम होने चाहिए, कहां पे पढ़े हुए हैं, कह दो काउंटिंग, ऑब्वियसली काउंटिंग से पढ़ रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, नहीं IAS 1 में, किसमें भाई, IAS 1 का नाम क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन का ही ना, प्रेजेंटेशन से मिला के प्रेजेंट किस तरह करनी है, किस तरह से आपने लिखना है, तो वो आपको ये नाम बताता है, ठीक है, वो आपको नाम ये बता रहा होता। यार वैसे बात थोड़ी शायद इधर उधर निकल रही है, लेकिन आप लोगों के माइंड में आता नहीं है, IAS भी बोल रहे हैं हम, कई बार IFRS भी बोल देते हैं, आता है माइंड में, थोड़ा सा करें उस पर बात, हमारे सब्जेक्ट से तो हटके है, लेकिन वैसे मेरे ख्याल में क्लास में शायद आपके टीचर्स ने बताया ही हो, लेकिन थोड़ा कर लेते हो, पता तो होना चाहिए ना यार, कर क्या रहे हैं कम से कम। चलो ये भी थोड़ा सुन लें। आप लोगों को बताइए हमारे पास IAS 1 है, IAS 2 है, 3, 4, 5, 6 नहीं, IAS 7 कैश फ्लो, IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी वाला आ गया, 9 नहीं है, 10 आ गया आपका, 1037 करके बोलते हैं, हालांकि दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। 11 खत्म हो चुका है, IAS 11, ठीक है। IAS 12 डेफर टैक्स, कमाल, सही मजेदार। IFRS 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, IAS 15, IAS 16 PP आ गया, 17 लीज होता था पहले, खत्म हो चुका है, अब उसकी जगह पे IFRS 16 आ चुका है। IAS 18 पहले होता था रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, वो ऑब्सलीट हो गया, खत्म हो गया, अब उसको रिप्लेस किसने कर दिया, IFRS 15 ने, ठीक है। अब मैं बस पहले थोड़ा सा तमहीद बांध रहा हूँ और शायद मैं थोड़ा रिवाइज भी कर रहा हूँ कि मुझे आते हैं कि नहीं, ठीक है, तो अगर गलती हो रहा है तो माफी, नाम दे दो, खैर। एक तरफ IAS हम वर्ड बोल रहे हैं और एक तरफ हम IFRS बोल रहे हैं वर्ड, ये समझ रहे हैं। देखें IAS 41 तक है ना, लास्ट वाला आपका वो एग्रीकल्चर इनकम वगैरह, IAS 41 तक, जिसमें से बहुत से क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी बताया IAS 3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अब IAS 4 नहीं कर रहा, IAS 5 नहीं कर रहा, IAS 6 नहीं कर रहा, IAS 9 नहीं कर रहा, 11 नहीं कर रहा, आगे 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 17 खत्म हो गया, 18 खत्म हो गया, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, 20 ग्रांट्स है, 21 फॉरेन करेंसी है, 22 आपका IAS 22 पर माइंड में मेरे ख्याल में नहीं है शायद, 23 बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है, 24 लेटर पार्टी है, 25 एग्जिस्ट नहीं करता, 26 है ग्रेचुटी वाला, 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 28 एसोसिएट्स वाला, 29 हाइपर इन्फ्लेशन, 30 नहीं है, IAS 30 हाँ नहीं, IAS 31 नहीं है, 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर है, 33 EPS है, 34 आपका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, 35 नहीं है, सही है, 36 आपका आ गया उधर से इम्पेयरमेंट का, 37 वो प्रोविजंस कंटीजेंसी आ गया, 38 इंटेंजिबल्स आ गया, 39 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, 40 और 41 भी है, तो बीच में से कुछ नहीं भी है, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टैंडर्ड्स इस तरह हो रहा है, नहीं भी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में लगभग 25 हैं जो एप्लीकेबल हैं अभी तक, आई गेस। अच्छा, दूसरी तरफ आ रहे IFRS की तरफ, ठीक है, मतलब एक IAS है और एक क्या है IFRS है। अगेन ये ऑडिट के पेपर के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम तो ये पता हो यार कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो IAS और IFRS आपको पता है 17 तक है, 18वां आ रहा है इंश्योरेंस का, वो भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, मेरे 26 से एप्लीकेबल होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीजें हो रही हैं आपके प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया हमारे प्रोफेशन में क्रिएटिविटी तो है ही नहीं, तो भाई जो है कम से कम उसका तो पता हो, कोई मुश्किल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को जस्ट यू हैव टू
स्टे अपडेटेड, आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ऐसे चार्ट अकाउंटेंट ना बन जाना कि यार वो सीए कर लिया है, उसके बाद बस ना कभी किताब खोल के देखिएगा, ना कभी कोई ऐसा लिंक देखा है। वैसे तो लिंक पे क्लिक करें वरना स्क्रीन ऐसी रहेगी, वो वाले आप लिंक क्लिक करते रहते हैं, ठीक है, मैचेस देखने के लिए। बट इस तरह की चीज आप नहीं करेंगे तो भाई फौरन आप आउट हो जाएंगे मार्केट से। कंपटीशन आप लोगों के सामने है, मुझे मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई बात करने की ज्यादा जरूरत है, आप लोगों को पता है क्या चल रहा है। तो अपडेटेड रहना है। तो भाई ये कुछ 17 स्टैंडर्ड्स अभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है, और IAS जो है तकरीबन 25 है, मतलब करके आगे 42 के करीब है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ। देखें तकरीबन 1970s के अंदर जो IAAS भी आप लोगों ने किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है, अकाउंटिंग में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, वो बैठे उन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है, IAS कमेटी। तो IAS कमेटी ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए, तो क्यों ना हम क्या करें, कोई स्टैंडर्ड्स बनाए। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, वो बनते बनते बीच में ऑब्सोलीट, कभी अपडेट होते रहे, कभी निकलते रहे, करते करते 41 स्टैंडर्ड्स वो बन गए, ठीक है। फिर कुछ सन 2007-8 में जाके, पहले वैसे 2002-3 से वर्किंग होनी स्टार्ट होगी, 7-8 में जाके इन्होंने सोचा कि यार डायनामिक्स बिजनेस के बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो हमारे IAS थे उनके डिस्क्लोजर्स या नोट्स इतने ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, या उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो अब आउटडेट हो चुके हैं, या आउटडेट की बजाय आप ये कह लें कि इंप्रूव होने की नीड है उनमें। उन्होंने सोचा कि यार अब ना एक और तरह का बनाते हैं। उन्होंने एक बनाई IFRS फाउंडेशन, सही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाउंडेशन, मतलब एक इदारा बनाया। उस इदारे ने रिसर्च करनी स्टार्ट की, काम करना स्टार्ट किया, और मकसद उनका क्या था कि भाई IFRS फाउंडेशन, ये भी IAAS भी उसी बड़े इदारे के अंदर है, उसी का ही महकमा है। IAS था, ये भी उसी का महकमा था। उन्होंने कहा यार IFRS भी अब निकालते हैं, ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा अपडेटेड, मोर डायनामिक देन प्रीवियस वंस। तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा कि लोग इसकी तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों स्टैंडर्ड्स दुनिया में चल रहे हैं, आपको खुद पता है। IAS 16 चलाते हो ना, तो इसका IAS 8 पढ़ा, IAS 10, 37 पढ़े हुए, ये सारे यही है ना। IAS 38, 36 पढ़ा हुआ है आपने, वो यही है। लेकिन साथ साथ आप IFRS भी पढ़ रहे हैं, लीज पढ़ते हैं आप, IFRS 16, ठीक है, IFRS 15 रेवेन्यू पढ़ते हैं, और अभी पता नहीं आपके स्टेटस में क्या है। तो इसका मतलब कि दोनों चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होते जा रहे हैं। जैसे मिसाल में अगर आपको दूं, IAS 18 होता था रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, IAS 11 होता था रेवेन्यू का स्टैंडर्ड, दोनों खत्म करके क्या कर दिया उन्होंने, इधर आके IAS 15 निकाल दिया। इसका मतलब इधर से IAS 11, 18 क्या हो गए हैं, खत्म हो गए, ठीक है। इसी तरह वो आगे बढ़ा, उसने कहा यार इधर आप पढ़ते थे IAS 17 लीज, उसमें फारिग कराओ यार, मैं आपको अपडेटेड वाला देता हूं जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी चेंज हुए हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली मैं अब आपको पुराने वाले नहीं बताऊंगा, हमने वैसे ये वाले पढ़े थे, बल्कि ये भी पढ़े थे, कैफ में थे तो ये था, बीच में ये आ गया तो फिर हमने ये भी पढ़ना पड़ गया, तो हमें दोनों पता थे। मैं अभी बता कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले वाला क्या था वो छोड़ें। IFRS 16 नया लीज आ गया, ठीक है, 2016-17 में जाके ये हुआ, बात आ रही है समझ। और बड़े इस तरह आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड्स इस तरह भी हैं जो पहले थे ही नहीं उसके हवाले से, मतलब उसके बारे से बात ही नहीं होती थी, तो उन्होंने नए वाले भी निकाल दिए। मकसद समझ आ गया ना। मेरे ख्याल में स्टूडेंट के माइंड में, जब मैं जैसे स्टूडेंट था, मेरे माइंड में तो होती थी कंफ्यूजन, यार ये क्या है, इधर IAS भी लगे जा रहे हैं, IFRS भी लगे जा रहे हैं। मैंने उस वक्त खुद रिसर्च की थी कि है क्या चीज है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों में से भी शायद किसी ना किसी के अंदर थोड़ा सा होगा मादा है, तो उन्होंने कर ही ली होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं की, चलो एट लास्ट मैंने बता दिया कि भाई सीन ये है कि दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, इनका जो मेन ऊपर इदारा है वो सेम है, बट डिफरेंट रीजंस की वजह से IFRS अब आने लगे हैं, पहले IAS होते थे, तो इस तरह चल रहा है। तो आइए गल समझ थोड़ी, ठीक है। तो भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाने हैं, हमने नहीं बनाने। देखो गल है, जिंदे साइन है वही फंसेगा। साइन किसके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? ऑडिटर साइन करता है, नहीं करता। मेंबर्स साइन करते हैं, नहीं करते। साइन करता है वही CEO डायरेक्टर, और लिस्टेड केस में CEO डायरेक्टर एंड CFO। तो इसका मतलब जिम्मेदारी उनकी थी। क्या जिम्मेदारी थी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये बननी चाहिए AFRF के मुताबिक। और अभी तक मैंने आपको AFRF क्या बताया होगा, यही IFRS IAS मैंने बोला ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ये। और ये गल समझ, मेरे हमें ये बेसिक्स तो इनके पता ही है, क्योंकि ऑडिट के अंदर हम ये नहीं पढ़ रहे कि बनती किस तरह है, वो पढ़ के आ चुके हैं आप। जो कुछ नई चीजें आएंगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो R2 अभी नहीं पढ़ रहे होते, तो कुछ स्टैंडर्ड जो R2 के जैसे कंसोलिडेशन है वो मैं आपको बता दिया करूंगा किस तरह होना है, वो जितना इधर जरूरत है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की,
कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अगर कंपनी लॉ नहीं पास या नहीं पढ़ा हुआ क्या ऑडिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। देखिए अगर आपने R1 कंपनी लॉ R2 पढ़ी हुई है, एज है आपको एडवांटेज है उसका, लेकिन कम से कम R1 पढ़ी लो। R1 पास हुई नहीं हुई अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत आती हो वो R1, ठीक है, वो मैंडेटरी है, सही है। लॉ और R2 नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं है, वो मेरे ख्याल में हर टीचर उतना बता ही देता है, सही है, तो वो आपको बता देंगे। आगे मेरी बात समझ, ये पता लग गए, ये थोड़ी सी बात पता लगी। अब आ जाए अगली बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पे, जो कि मैंने बड़ी रिसर्च की है। असल में देखें, जब एक नया टीचर आता है मार्केट में, वो कोशिश करते हैं यार वो वैल्यू एडिशन दे। ऑब्वियसली बड़े दिग्गज किस्म के टीचर्स बैठे हैं, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, शायद लाखों को कहने को तो पढ़ा चुके हैं, 20-20 साल एक्सपीरियंस है, 18-18 साल एक्सपीरियंस है। तो जब हमारे जैसा बच्चा बीच में आता है तो वो कहता है कि यार मैं कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। मेरा इस पे उस तरह से नहीं है कि मैं कुछ भी झूठ बोल के बच्चों को घेरूं, नहीं आता ना से, एक शौक है, ठीक है, वो कोई भी नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा, कर लेंगे जैसे भी करके। मतलब इतना नहीं है कि इसके लिए मैं कोई एक मतलब अजीब सा पैरेलल यूनिवर्स खड़ी कर दूं कि यार मैं तो इस तरह का हूं, मेरी तो पता नहीं इतने साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक जब नया टीचर आता है किसी भी मार्केट में या कोई भी फील्ड हो, टीचर या बिजनेस हो, व्हाटएवर, वो कोशिश करता है कि वो वैल्यू एडिशन ऐड करे। हम क्योंकि कंसल्टेंट हैं, तो जाहिर ऑडिट फर्म है, हमारा तो माइंड के अंदर है ना कि अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे क्लाइंट को, आप लोग भी क्लाइंट ही इंडिया है, सही है, अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो बंदा क्यों आएगा हमारे पास। अब एक तरफ बड़े बड़े नाम, सही है, 15 साल 17 साल एक्सपीरियंस और पता नहीं इतने गोल्ड मेडल्स और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट व्हाटएवर, और एक तरफ जी लिखा हुआ शहबाज से 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और फलां। स्टूडेंट क्यों आएगा? स्टूडेंट तब आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम उसको वैल्यू देंगे, ठीक है। तो फिर मैंने रिसर्च इस पे ऑब्वियसली किया कि यार मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज है, किस तरह से अभी तक काम नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, उनकी अपनी अप्रोच है, बच्चे पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनका एक अपना वो है सिस्टम, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैं धक्के से तो नहीं छड़ी से लेके आ सकता स्टूडेंट्स को, अच्छी बात है, पढ़े जहां से मर्जी। मैंने अपने तौर पे अपनी सेल्फ असेसमेंट की कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो मुझे वहां पे लगा यार एक तो शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लैक कर रहा है टीचर्स में, वो नहीं दे पा रहे टीचर, शायद वो पढ़ा रहे हैं ऑडिट जिन्होंने जो ऑडिट नहीं कर रहे, जो शायद काफी अरसे से टीचिंग में ही से ही वाबस्ता है, और आज से 10 साल पहले ऑडिट किसी और तरह होते थे, बिल्कुल ही कुछ और था यार। 12-15 साल पहले तो हमारे जो सीनियर्स वो बताते हैं कि लैपटॉप नहीं कंप्यूटर्स आए थे इनके फॉर्म्स के अंदर, वरना अक्सर क्या होता है एक बंदा एक कंप्यूटर को 3-4 लोग यूज कर रहे होते थे ट्रेनिंग्स, तो इसका मतलब उस वक्त कुछ और तरह के सिस्टम चल रहा था। अब भाई ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा अपडेट हुए हैं, काम करने का तरीका अपडेट हुआ है, तो मेरा पर्सनल तो ये है कि यार एक शायद मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ क्योंकि करंटली आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ कंपनीज, तो इसलिए शायद मैं वो वैल्यू ऐड कर लूं तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊं। दूसरा फिर मुझे लगा कि यार मेरे ख्याल में ना एक चीज और लैक कर रही है कि स्टूडेंट्स को प्रोसीजर्स दिखा दिए जाते हैं, अप्रोचेस नहीं बताई जाती, अनसीन चीज को देखने की हिम्मत नहीं दी जाती, जो मुझे फील हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड भी हर चीज का पता होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लें, एफर्ट थोड़ी ज्यादा कर लें, बट दे मस्ट नो कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं। तो शायद अगर पेपर में बुक वाली चीज भूल भी जाए वो, तो वो उस्ताद की बात ही उनके माइंड में कोई आ जाए, उधर से कोई ना कोई कहानी बना ले, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड क्या है, कंटेंट आपके माइंड में ही है, सही है। वो अगर आप बुक भूल भी जाए तो इट डजंट मैटर, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। तो कोशिश इसलिए है, आप लोग देखेंगे कि आप चाहे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम भी जब स्टूडेंट चस्का पार्टी होती है ना, यार इधर से पढ़ लिया, पूछना उधर से भी जाके, दोस्त से पूछा तो हमको मैं पढ़ाया ये वो, तो आप लोगों को कुछ चीज शायद वैल्यू ऐड आए, हो सकता है कुछ चीजों में मैं लैक भी करूं या मोस्टली मैं लैक कर लूं, मुझे कोई मसला नहीं कन्फेस करने में, बट इंशाल्लाह बहुत सी चीजों में आप लोगों को नजर आएगा कि यार वाकई किसी प्रैक्टिकली हमने कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर देखा है, ठीक है। AFRF की बात हो रही थी, AFRF में मैंने बहुत टीचर्स के रेलेवेंट सेशन देखा है कि उन्होंने किस तरह पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि यार इसमें ना मजीद चीज ऐड करनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने लगा हूं। आज जरा AFRF बस अभी यही करना है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या बात, एप्लीकेबल, थोड़ा सा इंग्लिश का इम्तिहान हो जाए आप लोगों का पहले तो,
क्या लिखा है जी, एप्लीकेबल। देखिए अगर दुनिया में एक ही चीज होती तो क्या एप्लीकेबल लिखता है उसको? एप्लीकेबल से मुराद क्या कि आप पे जो अप्लाई होता है वो करें। अगर चीज ही एक होती तो एप्लीकेबल वहां पे लिखा जाता है? बताएं जरा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि यार ये एक मार्कर है मेरे पास, सिर्फ एक मार्कर है और आपने इससे लिखना है, ठीक है, तो क्या मैं ये अगर लाइन बोलूं कि यार आप लोग जो मर्जी मार्कर यूज करें विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू, तो क्या ये लाइन में सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं भाई। एप्लीकेबल क्या है, मजबूरी है ना, कोई भी है तो वही यूज करना है। लेकिन अगर मेरे पास हो दो मार्कर्स, एक ब्लैक एक ब्लू है, मैं आपको कहता हूं कि भाई आपकी सिचुएशन में विच एवर इज एप्लीकेबल, तो इसका मतलब है कि चीज एक नहीं है, चीज कुछ ज्यादा है, इस वजह से एप्लीकेबल का वर्ड यूज हो रहा है। इंग्लिश का वर्ड है, इसमें कोई एज सच मेरे ख्याल कोई नई चीज तो नहीं है। तो एप्लीकेबल का तो यहां से आप लोगों के माइंड में देखें, थोड़ा सा ना थिंकिंग अपनी बढ़ाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हर लाइन पे आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। एटलीस्ट मेरे रिलेटेड तो जो है जो मर्जी पूछो यार, कई बार होता है स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछे था पता ही नहीं होता। मैं तो खुद बैठा हूँ यार लर्निंग फेज में, मेरी कोई मैं 50 साल का नहीं हो गया, 40 साल का नहीं हो गया, लर्निंग फेज है, बच्चे ही हैं हम भी, ठीक है। तो चीजें सीखने को तैयार है, आप लोगों के साथ मिलकर सीखने को तैयार है, लेकिन ये है कि माइंड में आपके आने चाहिए चीजें। एप्लीकेबल का मतलब समझ आ गया ना कि भैया एक तो वक्त दे कोई चीज, तभी उसने एप्लीकेबल बोला गया, तेरे पे जो अप्लाई होता तो वो कर, तेरे पे जो अप्लाई होता वो कर, तेरे पे जो अप्लाई होता वो कर। इसका मतलब कि एक चीज नहीं है, वरना वो ये ना लिखता, ठीक है। अब आगे आ रहे हैं, अगली है फाइनेंशियल रिपोर्ट। राइटिंग इतना ही है, पास कर या बर्दाश्त कर। और कई स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं सर पेपर में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, भाई मैं इस तरह लिखता हूँ और मैं पास हूँ, ठीक है, तो इट डजंट मैटर। वो उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं कि जो मार्क कर रहे होते हैं आपको पेपर, टेंशन है नहीं। लिटरली ये तो शायद बड़ी बेहतर है, मेरे ख्याल में अक्सर मैं इस तरह लिखता था कि वो खुद ही नहीं पढ़ा जाता था, शायद मुझे बुला के भी एग्जाम में पूछा कि भाई पढ़ के दिखा, तो मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। तो राइटिंग की इतनी टेंशन नहीं लेनी, अगर अच्छी है तो कमाल बात है, नहीं भी अच्छी तो खैर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तो पता ही ना, रिपोर्ट करना मतलब फाइनेंशियल्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको कहते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब स्टैंडर्ड है, सही है। स्टैंडर्ड्स को फ्रेमवर्क मतलब कोई पॉलिसी है वो फ्रेमवर्क है, कोई रूल है वो फ्रेमवर्क, कोई लॉ है वो फ्रेमवर्क है, जिसके मुताबिक कुछ करना होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। तो ये तो टर्म सिंपल सी थी। बात ये एप्लीकेबल की है यार, एप्लीकेबल का वर्ड क्यों यूज किया गया, ठीक है, तो उस पर आ जाते हैं। टाइम पता नहीं कितना घंटे से ऊपर तो नहीं हो गया, ठीक है। एप्लीकेबल पे आ जाए जरा, इस तरह नहीं आना, गूगल करें, आज आप एक अच्छी चीज भी सर्च करके देखें, ठीक है। गूगल करें कंपनीज एक्ट 2017 थर्ड स्केड्यूल, क्या लिखना है, शेड्यूल भी बोल देते हैं, कंपनीज एक्ट 2017 थर्ड स्केड्यूल। पहले उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर आगे हम थोड़ी सी ये डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। स्टैंड क्लियर, सही है भाई। कंपनीज एक्ट 2017 थर्ड स्केड्यूल, स्केड्यूल अकेला शायद ना भी है, पूरा कंपनीज एक्ट ही आ जाएगा। कंपनीज एक्ट को खोल उसमें सर्च कर लें, THIRD थर्ड स्केड्यूल लिखे तो वो आपके सामने एक स्केड्यूल है, टेबल सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाईजान, एक टेबल सा आ जाएगा। वो आगे है, पॉज कर लो इधर ढूंढ लो, ठीक है। थर्ड स्केड्यूल आगे टेबल होगा, इसमें अब क्या होगा, इसमें लिखा होगा टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, फिर आगे उसका पैरामीटर लिखा होगा, आगे लिखा होगा फ्रेमवर्क, उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है। अब जरा बात पहले समझनी है, फिर उसको देखना है, उसको छोड़ दें अभी, रखें साइड पे, अभी खोलना है आपने दोबारा। लेकिन ये बात ये है, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स तो अकाउंटिंग के जो मेन स्टैंडर्ड है, अभी तक आप लोगों को सिर्फ IFRS का पता है, IAS का पता है, अभी यहाँ पे और बड़ा कुछ पता लगेगा, ठीक है। और भी चीजें खुलने वाली हैं यहाँ पे कि भाई दुनिया में एक तरह की स्टैंडर्ड है IFRS IAS, ये तो पता है हमें, लेकिन दुनिया में गवर्नमेंट्स डिफरेंट है, लॉज डिफरेंट है, हर मुल्क का कानून डिफरेंट है, अपना अपना कानून है। तो यार वो मुल्क अपने हिसाब से भी तो कुछ चीजें करवाता होगा ना। यार पाकिस्तान है, इसके अंदर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करें, हमारे कानून है पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट 2017, क्या इंडिया का भी कंपनीज एक्ट 2017 है? नहीं भाई। क्या यूके का भी कंपनीज एक्ट 2017 है? वो भी
पार्लियामेंट फॉर्म 47 वालों से पास हुआ है? नहीं भाई। तो इसका मतलब है कि हर मुल्क का कानून लॉज के रिलेटेड डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और एक्चुअली भी ऐसे ही बात समझ आ रही है कोई नहीं? तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि हर मुल्क कुछ एडिशनल रिक्वायर करता हो अपनी कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, या कुछ कम रिक्वायर करता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो बेसिकली कंपनीज जो हैं, कंपनीज को रेगुलेट करने का जो सुप्रीम लॉ है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 27 पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? इस तरह हर मुल्क में होगा, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2017 है भाई, जो कंपनीज को रेगुलेट करता है। कि पढ़ लिया ना, कैफ 7 में पढ़ लेंगे। उसमें क्या है भाई, वो आपको इनकॉर्पोरेशन का बताता है, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग का बताता है, वो आपको एजीएम्स का बताता है, वो मॉर्गेज चार्जेस का बताता है, वो फिर जाके एक चैप्टर में आपको बता रहा होता है कि भाई आपने अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, अकाउंट्स का ऑडिट किस तरह करवाना है। तो इसका मतलब है कि हर कंपनी की मर्जी नहीं है कि जिसका दिल किया वो किसी बेसिस पे, किसी का दिल किया है कैश बेसिस पे, किसी का दिल किया अक्रूवल बेसिस पे। कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, सिर्फ एक ही बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। कोई कहता है मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। कोई कह रहा है मैं 6 के अलावा भी कोई 2-3 और बनाऊंगा। तो भाई फिर तो हर चीज डिफरेंट है। अब मैं बतौर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टर इन दी कंपनी, मेंबर, मैं ये कर रहा हूं, लेट्स से मैंने 10 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। कंपनी एक कोई और तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, मैं ले पर्सन हूं, लेट्स से मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। मैंने कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया होता, वो किसी और तरह बनी हुई है, ठीक है? कंपनी बी की देखी किसी और तरह, कंपनी सी की और कंपनी डी की, और इस तरह ही चलता जा। मैं मसाइल बता रहा हूं कि मसाइल होते क्या है जिसकी वजह से चीजें निकाली जाती हैं। एफबीआर वाले आए, उन्होंने टैक्स लगाना था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, टैक्स पढ़ लिया होगा। उसमें वो कहता है कंपनी जिस तरह की भी है मैं उसको कंपनी समझता हूँ। कैफ 7 में तो हमने कहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग होती है, प्राइवेट लिमिटेड में सिंगल मेंबर अलग होती है, दूसरी प्राइवेट अलग होती है, पब्लिक के अंदर अनलिस्टेड अलग होती है, लिस्टेड अलग होती है। टैक्स वाला कहता है कि भाई मेरे नजदीक जो भी कंपनी एसएससीपी के साथ रजिस्टर्ड है दैट इज द कंपनी, सिंपल, और उसके ऊपर मैं एक ही तरह का टैक्सेशन करूंगा। लेकिन अब आपको पता है टैक्सेशन बननी तो प्रॉफिट की बेस पे है, प्रॉफिट आपका निकलना है, इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह करके बाद में टैक्स की एडजस्टमेंट करके। अब अगर हर कंपनी अलग तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी तो एफबीआर का तो वेला बैठा होगा, हर कंपनी के अपने 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 हिसाब से वो करता है चीजें। बात आ रही समझ? इसलिए कानून ने फिर ये कहा कि भाईजान हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, आपने किस तरह के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए बनानी है जो आप पे एप्लीकेबल है। यहां से मैं पता लगा कि यार देयर आर मोर देन वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सही है, आसमान से आगे जहां और भी हैं कि भाईजान बल्कि सितारों से आगे हैं। तो सिर्फ आईएफआरएस आईएएस नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। आज जरा आप खोलो थर्ड स्केड्यूल। कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने यूज करने हैं। ठीक है, खोलें जरा, सामने रखें, फिर मजा आएगा। वो ये कह रहा है कंपनीज एक्ट 2017 का थर्ड स्केड्यूल कि सर अगर आपका लिस्टेड कंपनी है, मिसाल के तौर पर टॉप पहली पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की डेफिनेशन आई होगी, उसमें चीजें आई होंगी, मैं मोटी मोटी बता रहा हूं। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपने किसको फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो आईएफआरएस। अच्छा, जब आईएफआरएस की बात वो हो रही होती है ना तो उसके साथ आईएएस बाय डिफॉल्ट साथ चिपका होता है, नथी हो गया था उसके साथ। ठीक है, मतलब वो अगर आईएफआरएस वर्ड बोला जा रहा है ना तो आप बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे आईएएस भी साथ ही है। मैंने बता दिया ना सारा कि वो उसी का ही फास्ट है, तो वो साथ ही होता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाईजान आपने स्टैंडर्ड्स यूज करने आईएफआरएस, और साथ आपको एक और चीज भी बताता है। क्या बताता है? वो कहता है यार आईएफआरएस तो कर लो, आईएफआरएस तो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, लेकिन भाई थोड़ी सी और मिन्नत है कि मेरा ही इसी कंपनीज एक्ट का फोर्थ स्केड्यूल भी है। मतलब ये आप कौन से खोल के बैठे हुए हो? थर्ड वाला। वो कहते हैं इसी से 2 पेज आगे जाओगे ना, फोर्थ स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। मेरी भी कुछ तरला है आपसे, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरी भी कुछ गुजारिश है, वो भी कर लेना पूरी। बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा कंपेयर करके बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने डिस्क्लोजर्स की अगर बात की जाए, डिस्क्लोजर बेसिकली वो डिस्क्लोजर के हवाले से कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताता,
कंपनीज एक्ट वो कहता है आईएफआरएस को यूज करो फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, उसके भी डिस्क्लोजर, उसके भी नोट्स इस्तेमाल करो, बाकी कुछ तरला मेरा है, फोर्स स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ वो भी कर लो। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने IAS 24, आई डोंट नो भी पढ़ा है कि नहीं R1 में, रिलेटेड पार्टी का पता तो है ना, कंपनीज एक्ट में तो पड़ी हुई ना भाई, कैफ 7 में डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टी आम अल्फाज में डायरेक्टर्स वगैरह, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, पेरेंट्स वगैरह सारी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। IAS 24 इसका मतलब आईएफआरएस का स्टैंडर्ड, वो भी आपसे कह रहा है कि भाई आपने सर्टेन डिस्क्लोजर्स देने हैं, इस तरह से नोट्स में आपने लिखने हैं रिलेटेड पार्टी। कंपनी से रुकता नहीं है वहां पे, पहले ऊपर उसने कह दिया कि आप आईएफएस को IS1 को जो IS है उनको यूज करो, लेकिन साथ वो कह रहा है कि भाई उनको तो करो, थोड़ी सरकार मेरी भी मान लो। तो फोर्थ स्केड्यूल के अंदर कंपनीज एक्ट भी आपसे रिलेटेड पार्टी के वाले से कोई ना कोई बात कर रहा है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है। वो क्या है रिक्वायरमेंट, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत है, ऐसे नहीं। वो गल ये समझ नहीं। इसी तरह और बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हवाले से जो है कंपनीज एक्ट का फोर्थ स्केड्यूल है, लिस्टेड कंपनी से रिक्वायर करता है यार फलां चीज भी लिखो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फलां चीज भी लिखो, फलां चीज भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। आप देख लीजिएगा, वैसे लंबा जुड़ा हुआ पेजेस पे वो है, वो चीजें आपने करनी होती हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ? तो भाई ये है आपका फोर्थ स्केड्यूल। इसका मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो यू हैव टू फॉलो IFRS एंड फोर्थ स्केड्यूल। अब जरा नीचे आ जाए, इससे ये छोड़ दें जो IFRS वगैरह वाली, LSEs पे आते हैं, या LSC, लार्ज साइज कंपनीज। जो कंपनीज लार्ज साइज हैं वो क्या करेंगे, उनका भी देख लें, उन्होंने फुल IFRS यूज करने। अब उनके ना बीच में लिमिट बताई होगी, भाई मैं किसको लार्ज साइज समझता हूं, मैं किसको मीडियम साइज समझता हूं, मैं किसको स्मॉल साइज समझता हूं। यू हैव नॉट टू मेमोराइज दैट, आपको याद करने की उसको जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि ये चीजें निकल कहां से रही हैं। तो भाई जब उसने बता दिया सिंपल के सर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो यूज फुल IFRS एंड फोर्थ स्केड्यूल। अगर आप लार्ज साइज कंपनी हो, इतना इतना आपका पेड अप कैपिटल वगैरह रेवेन्यू है, इतने एम्प्लॉइज हैं, देन यू यूज IFRS एंड फिफ्थ स्केड्यूल। एंड फिफ्थ स्केड्यूल कहता पांचवा स्केड्यूल भी है, उसके रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना है साथ साथ। ठीक है, अगर आपकी स्मॉल साइज कंपनी है तो अच्छा, पहले बीच में तो मीडियम साइज कंपनी आ गई ना, उसके लिए एक और तरह का स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हमें स्टैंडर्ड का पता था IFRS का जो आपने पढ़े हुए हैं, और IAS का, इन्हीं का पता था ना, सॉरी IAS का, इन्हीं का पता था ना भाई। अब उसने कह दिया मीडियम साइज कंपनीज के लिए कि भाईजान आपने यूज करने IFRS फॉर SMEs। चलो सर, ये आपकी लाइफ में पहली बार शायद ये डिस्कस चीज हो रही हो, एक नए तरह के स्टैंडर्ड्स भी आ गए आपके सामने। आप लोग अभी तक ये पढ़ते रहते थे। कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाईजान जो मीडियम साइज कंपनीज हैं वो अगर चाहें तो ये वाला भी यूज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम समझ कम से कम ये वाला फॉलो करना है। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी कम से कम ये, इससे ऊपर तो है वैसे कुछ नहीं। मीडियम साइज कंपनी के लिए कम से कम ये है, अगर वो चाहे ऑप्शनली तो वो ये वाला भी यूज कर सकती है। लेकिन पता क्या है, ये स्टैंडर्ड आप लोगों ने शायद देखे हो, वैसे तो ओपन बुक खत्म हो गया कैफ से, अदरवाइज इतने इतने मोटे स्टैंडर्ड है। तकरीबन अगर सारे आप सेट करें ना IFRS तो ये इतना साइज बनता है। ठीक है, अच्छे भले वो स्टैंडर्ड बन जाते हैं। ये वाले जो है ये तकरीबन इतने हैं। क्यों है इतने, ये नहीं कि इनके अंदर बातें समरी बना के लिखी, नहीं भाई, इसके अंदर डिस्क्लोजर्स बड़े कम है, इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बड़े मिनिमाइज किए हुए हैं, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफरेंट भी हैं। IAS 23 तो पढ़ा ही होगा अभी, इस बार IAS FAR 2 के पेपर में भी आया है। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट है अगर तो आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना होता है। यही था ना, बस वो छोड़ें, जितने बात पता है आपको, कैपिटलाइज करना होता है। IFRS में ऐसा नहीं कहता कि कैपिटलाइज ना करो, जिस तरह के भी बोरिंग कॉस्ट है जैसे एक्सपेंस आउट उसको करो। ठीक है, तो ये कहते हैं, मैं एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फर्क बता रहा हूँ। इसका और बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IFRS 9 उधर डिटेल के अंदर उसमें बात होती है, इधर वो इतनी डिटेल में बात नहीं करता, बहुत सी चीजें डिफरेंट है। मैंने बताया ना कि IFRS कितने हैं टोटल, IFRS फॉर SME कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मीडियम साइज की जो छोटी मोटी कंपनी है, देख लें उसकी डेफिनेशन जो है, वो क्यों बेचारे फुल फ्लैज IFRS यूज करें। उनके पास हो सकता है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एम्प्लॉय के तौर पे ना हो, इतने एक्सपर्ट बंदे भी ना हो, इतने क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड बंदे भी ना हो, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना पता हो, तो वो छोटे वाले स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आई समझ? अगली चीज नीचे आ रहे हैं, फिर आएगी स्मॉल साइज कंपनी।
तो भाई उसने कहा कि सर स्मॉल साइज कंपनी के लिए मैं उनसे भी छोटे लेकर आता हूँ स्टैंडर्ड। ये तकरीबन मेरे यहाँ में 70-80 पेजेस की आई गेस, बहुत ब्रीफ से स्टैंडर्ड है। स्मॉल साइज कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, वो पढ़ने बस, ठीक है। याद कुछ नहीं इसमें से करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एप्लीकेबल। देखना एक वर्ड की वजह से सारी बहस हो रही। उसने कहा भाई अगर लिस्टेड है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है, मिनिमम एप्लीकेबल। अगर आप एसएमई है या अगर आप एलएससी भी लार्ज साइज में, फिर भी ये एप्लीकेबल है, प्लस फिफ्थ स्केड्यूल लग जाएगा। अगर आप एसएमई हैं तो भाई फिर मिनिमम आप ये भी कर लेना, मेरी तरफ से गुड है, आपके ये एप्लीकेबल है प्लस फिफ्थ स्केड्यूल, ठीक है। अगर आप हैं जी स्मॉल साइज कंपनी, देन यू हैव टू मिनिमम कंप्लाई विद AFRS। ये इधर देखिए वर्ड भी चेंज हो गया ना, इधर ए लगा दिए, ठीक है। AFRS अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर SSC स्मॉल साइज कंपनी के लिए। ये मजीद छोटे हैं, ये ICAP ने डेवलप किए थे, ठीक है। तो कंपनी जगह आपको अलाउ कर रहा है कि भाई यू कैन फॉलो इट। साथ फिफ्थ का जो उसने कहा मेरे वाला फिफ्थ भी करते हो। फोर्थ वाला सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, फिफ्थ जो है बेसिकली 3 स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सही है। थर्ड में बताता है किस कंपनी ने किस तरह से कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। फोर्थ में फोर्थ स्केड्यूल आ गया जो रिक्वायरमेंट इसने करनी है लिस्टेड में, ठीक है। बाकी जो फिफ्थ है वो लार्ज साइज स्मॉल साइज एसएमई सब ने करनी है। तो भाई ये इसका, अच्छा यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई, एक लास्ट रह गया बस। थक गए हो मेरे ख्याल में ना, मुझे मालूम है तुम थक गए हो, लेकिन क्या करें कि रास्ता यही है, ठीक है। तो भाई थक तो गए हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत जरूरी थी और आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, जरूरी थी आप लोगों के लिए, ताकि आगे के लिए रास्ता जरा बेहतर हो जाए हमारा। अच्छा फिर कुछ होती है एनपीओस। एनपीओ के पढ़े हुए ना मेरे ख्याल में R1 में R2 में एनपीओ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो भाई एनपीओस के लिए भी उसने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रखी हुई है, पढ़े जरा। वो क्या कहता है कि भाई अगर आपकी एनपीओ है, और वो एनपीओ की डेफिनेशन बताइए उसने, अगर वो है देन यू हैव टू एडिशनली फॉलो। पहले तो आप इसके मुताबिक देखो ना कौन सी है, फिर आपने एडिशनली फॉलो क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ। ये भी ICAP ने बनाए हुए हैं, इनको भी आपने करना है भाई फॉलो। तो आधे जरा बस अब बात खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। असल में आपके पास 4 तरह के स्टैंडर्ड्स थे, इसलिए वर्ड एप्लीकेबल यूज किया गया। उसने कहा कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि बच्चों अभी तक आप लोग शायद समझ रहे थे कि मैंने जिंदगी में सिर्फ IFRS IAS पढ़े हैं, तो शायद अकाउंटिंग पूरी दुनिया में सिर्फ इनके मुताबिक होती है। उसने कहा बच्चों आपने गलत पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर ये वाली कंपनीज है, ज्यादातर कंपनियां ही हैं। तो अगर कानून आपको खुद ऑप्शन दे रहा है कि भैया आप ये छोटे वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लो, एसएमएस को ये ऑप्शन दे रहा है, तो भाई वो बिला वजह क्यों फुल IFRS करें। IFRS के चक्कर में पड़ जाए, लंबे लंबे डिस्क्लोजर दें। अभी तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता से जा रहे हो ना, R1 पढ़ा, थोड़ा सा R2 पढ़ा, जब ऊपर जाके AFR पढ़ेंगे ना, वो क्या है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, वहां पे जाके आपको पता लगेगा डिस्क्लोजर कितने बड़े बड़े हैं, इतनी इतनी मोटी बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कि शायद मैंने कंपनी लॉ में भी आपको कहा था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें लिस्टेड कंपनी। अभी भी कह रहा हूं आज ही डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत बार जाया करेंगे उसके अंदर ऑडिट के वजह से, ठीक है। वो डाउनलोड कर लें तो आपके सामने नजर आ जाएगा भाई इतनी मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इतना कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो भाई जो छोटी कंपनी है SSC कहती है मेरा ही कसूर है, मेरे पास ना कोई मैं इतना पैसा है कि किसी CA को रखूं, ना इतनी कॉम्पिटेंट टीम है, ना इतना मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड इतना बड़ा है, तो भाई फिर क्यों मुझे इस चक्कर में डालना है। तो मेरे को छोटे स्टैंडर्ड निकालो, तो कानून ने ये दे दिया, ये दे दिया, तो मिनिमम है ये। अगर चाहें तो ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड बड़े वाला यूज कर सकती हैं। SSC का मूड है वो SME यूज कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर SME का मूड हो रहा है SSC वाला यूज करना, दैट इज रॉन्ग, ओके। तो मिनिमम है। तो भाईजान इसलिए वर्ड निकला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और हमें पता चल गया कि ये कहां से निकला है। कंपनीज एक्ट में गए, कंपनीज एक्ट का थर्ड स्केड्यूल है, उसने हमें बताया कि सर जी आपने ये फलां चीजें यूज करनी है। ये सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, आप लोग ये वाले पढ़ रहे हैं आमतौर पर, सही है। आप जब ऊपर CFAP 1 में जाएंगे तो वहां पर आपको हल्की सी झलक इसकी दिखाई जाएगी, क्योंकि वरना हमारी जो CA की टेस्टिंग है ना वो मोस्टली ये IFRS IAS वाली ही होती है, ठीक है। बट जब आप ऑडिट फर्म्स में जाएंगे, आर्टिकल्स वगैरह करेंगे, तो आपके सामने चारों के चारे आएंगे। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है वो कभी इसके मुताबिक बना रहे, कभी इसके मुताबिक, कभी देख के कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो भाई अब जरा दोबारा एक बार रिपीट करते हैं बात कि ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर का काम ये है, ये इंश्योर करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं। मिसाल तौर पर कंपनी SME है, तो हमारा काम ये है कि भाई क्या उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS और SME के मुताबिक बनी हुई है कि नहीं बनी है तो ओके, आई गल समझ।
चलो अब जरा इसकी डेफिनेशन बात देखो क्विकली। कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, दो चार्ज विद गवर्नेंस का वर्ड बार बार आएगा। डायरेक्टर्स जिनको कहते हैं कि जिनको गवर्नेंस का चार्ज दिया गया है, जिनको गवर्नेंस का चार्ज दिया है। देखो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें क्या होता है, आपने I2B में पढ़ा होगा, एक होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर टैक्टिकल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीन तरह की मैनेजमेंट होती है। तो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें आमतौर पर मैनेजमेंट में और तरह के लोग होते हैं, और लोग होते हैं, डायरेक्टर्स और होते हैं। तो जो गवर्नेंस का चार्ज जिनको दिया है, गवर्नेंस का मतलब है जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो कई बार और लोग होते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आमतौर पर दो तीन डायरेक्टर हैं, वही सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, वहां पे वो सेम मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस रहते हैं। तो दो चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब, ये टेक्निकल टर्म है, आम अल्फाज में मतलब इसका क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात होगी। अच्छा, वो कहता है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये अडॉप्ट तो इन्होंने करना है कि भाई हम इसके मुताबिक बनाएंगे। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की नेचर देख ली है ना भाई, लिस्टेड है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, एनपीओ क्या है कंपनीज एक्ट के मुताबिक, वो कहता है उसके मुताबिक वो आपकी एक्सेप्टेबल भी है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड और दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, जो लॉ रेगुलेशन से रिक्वायर्ड है। ठीक है, एफआरएफ इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है एफआरएफ कौन होगा, पहली लाइन, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन ईच इंडिविजुअल कंट्री। कंट्री का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर एससीसीपी है, उसका कानून कौन सा है, कंपनी एक्ट 2017, वो आपको बता रहा है, देख लिया हमने। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, देखें कंपनी एक्ट ने कहा ना कि आईएफआरएस प्लस फोर्थ स्केड्यूल, तो फोर्थ स्केड्यूल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसने लास्ट साइज के लिए कहा आईएफआरएस प्लस फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आगे बात सुनिए। The auditor seeks to express an opinion, अभी ओपिनियन पे बहस बहुत होगी कल। ठीक है, an opinion as the result of the audit of the work that he does, the type of work carried out by the auditor in order to reach his opinions described in later chapter। वो कहता है कि भाई वो अपना सारा काम करता है, प्रोसीजर्स वगैरह लगाता है, एंड में रिपोर्ट एक देता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिन्होंने उसको हायर किया होता है, उसके अंदर उसका ओपिनियन होता है कि भाई मेरी राय है, मेरी नाकस राय है। यहाँ में वर्ड ओपिनियन है, जजमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में जजमेंट और ओपिनियन में आप लोगों को फर्क पता होगा। जजमेंट देती है कोर्ट, फैसला है, ठप्पा है, कंपनी फारिग है, सही है। ऑडिटर क्या कहता है, ओपिनियन है सर, राय है, हो सकता है किसी और से ऑडिट करवाएं, कंपनी सही। मेरे नाकस ओपिनियन में ये है कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। तो आज का लेक्चर होपफुली कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई एक एक्साइटमेंट भी आई होगी कि आगे क्या है। बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत ही कमाल ये ऑडिट का आपका जो सब्जेक्ट है, इसको बस प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह मजा भी आएगा चीजों का, और आर्टिकल्स में हेल्प भी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।